नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। जयपुर में 2008 को हुए सीरियल ब्लास्ट केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक दिन पहले सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाने के साथ ही एटीएस की जांच पर भी सवालिया निशान खड़े किए। हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड यानी कि एटीएस की जांच में कई खामियों की बात भी कही। इसमें अपराधियों की पहचान, परेड से लेकर कोर्ट में पेश किए गए सबूत समेत कई पॉइंट्स शामिल हैं। अदालत ने डीजीडीपी से इस मामले को गंभीरता से देखने और जांचकर्ताओं के खिलाफ एक्शन का आदेश भी दिया है। यह जांच चीफ सेक्रेटरी की मॉनिटरिंग में आगे बढ़ेगी। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि कैसे एटीएस ने बम धमाकों में प्रभावित हुए लोगों के शरीर में पाए गए छर्रों को सबूत के तौर पर पेश किया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी आश्चर्य जताया कि अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर बनाए गए स्केच को ट्रायल कोर्ट के समक्ष क्यों पेश नहीं किया। धमाकों के पीछे की साजिश की जांच के लिए विशेष रूप से राजस्थान में एटीएस गठित की गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच टीम ने मामले में कई पॉइंट्स भी अनदेखे किए हैं। जो भी सबूत पेश किए गए उनमें नियमों का पालन नहीं रखा गया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर पुलिस और एटीएस जैसी एजेंसीज जांच में लापरवाही क्यों करती हैं। आखिर जयपुर ब्लास्ट जैसे गंभीर मामलों में अनुसंधान में ऐसी खामियां क्यों छोड़ी जाती हैं और ऐसी लापरवाही होती रही तो फिर न्याय लोगों को कैसे मिलेगा। राज्य सरकार गंभीर है लेकिन अफसर लापरवाह क्यों है। केस ऑफिसर स्कीम के दावों का क्या हो रहा है। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित होगी और चर्चा में हमारे साथ हमारे जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो जिस तरीके से पूरा मामला ये सामने आया, जांच में अधिकारियों की लापरवाही का मामला सामने आया, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कई बयान भी इसमें सामने आए हैं जिस तरीके से कोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई है और कुछ बयान हम आपको सुनवाते हैं। बड़ा गंभीर इशू है। हम सबको याद है जब ब्लास्ट हुए थे इतने लोगों की जान गई और फिर आरोपियों को पकड़ा गया, इतने साल तक केस चला, लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई थी। तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सजा सुनाने के बाद भी अगर हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे या कहीं कमियां रह गई थी। ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अगर जो ब्लास्ट किसी ने तो किया होगा ना और उन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है लोअर कोर्ट से, तो सजा कम होना एक बात होता है या उसमें असहमति होना एक बात होता है, लेकिन उनको सबूतों की वजह से रिहा कर दिया गया है। और मुझे लगा कि जो जज ने सुनाया था वो भी पीड़ित थे। जो मैंने जो उनका स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा है कि वो भी नहीं चाह रहे थे ऐसा हो, लेकिन अगर एजेंसीज काम नहीं कर पा रही हैं, सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं, ढंग से उसको पुख्ता रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री जो भी है, इसमें तो जांच करनी पड़ेगी और संबंधित लोग, अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। 13 मई 2008 को शांतिपूर्ण शहर जयपुर में बम धमाके हुए जिसमें 71 लोग मारे गए थे। कालांतर में दिसंबर 2019 में इन्हीं में से एक आरोपी को फांसी की और 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन सब आरोपियों को बरी कर दिया। उनका बरी होना इतने बड़े संज्ञेय अपराध पर ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की पैरवी पर शंका पैदा करता है। और जिस तरीके से एटीएस ने सबूत पेश किए, काट छांट कर पेश किए और न्यायालय ने जिस तरीके से कहा है कि इसमें पैरवी ठीक तरीके से नहीं हुई, सबूत ठीक तरीके से नहीं आए, जांच का जो पक्ष है वो शंका पैदा करता है। ऐसे में इस तरीके के संगीन मामले में सरकार की न्यायिक पैरवी की लापरवाही ये संदेह पैदा करती है। मुझे लगता है कि ये भी राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। कल का जो राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय है, उस निर्णय को सुनकर मैं अचंभित भी हूं और मैं अत्यंत दुखी हूं, क्योंकि 13 मई 2018 को जब ये घटना हुई थी, मैं पूरी रात एसएमएस हॉस्पिटल में रहा था। हमने लाशें गिनी है, हमने चिथड़ों को कपड़ों में डाल डाल कर इकट्ठा किया है। उस समय हम देख रहे थे कि कैसे हाय तौबा मची हुई थी। उसके बाद
एक न्यायालय के द्वारा उनको 4 को फांसी देना और उसी न्यायालय के द्वारा दूसरे के द्वारा उनको पूर्णतः बरी कर देना। आज रामनवमी है, मैं कहना चाहता हूं कि हे राम, ये कैसा अभियोजन है, हे राम ये कैसा अनुसंधान है, और हे राम ये कैसा न्याय है। 72 व्यक्तियों की मृत आत्माएं चित्कार चित्कार कर पहुंच रही है और जयपुर पूरा एक तरफ से रामनवमी के दिन इस सदमे में डूबा हुआ है कि ये क्या हुआ है। तो यहां पर आपने सुना कि किस तरीके से बयान जो है वो सामने आए हैं पूरे मामले में। सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से बयान इस पूरे मामले में सामने आए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, जिस तरीके से आरोपियों की रिहाई हुई है, ये रिहाई चर्चा का विषय प्रदेश में बन चुकी है। जहां राजनीतिक दल जो है इस पर कुछ भी टिप्पणी करने से बच रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता वो कहीं ना कहीं कह रही है कि फैसला गलत है। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से माननीय हाईकोर्ट की ओर से, उच्च न्यायालय की ओर से फैसला सामने आया है, जो सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान कर रही हैं और सम्मान पूर्वक कुछ कह नहीं पा रही हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर बात प्रदेश की जनता को लेकर की जाए तो प्रदेश की जनता जो है वो कहीं ना कहीं आहत है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राज्य सरकार जो है वो भी अब तैयारी कर रही है। इस फैसले को चुनौती जो है सुप्रीम कोर्ट में देने की तैयारी राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन अपडेट आप तक ये भी हम पहुंचा दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला जो है सामने आया है, इसमें कोर्ट की ओर से ये कहा गया है, उच्च न्यायालय की ओर से जो खंडपीठ थी उसकी ओर से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले से लोगों की जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यानी कि जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ था सिलसिलेवार तरीके से, कई लोगों की इसमें मौत हुई, कई लोग घायल हुए, तो इससे लोगों की जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि काफी जाहिर सी बात है। लेकिन इस बीच कोर्ट का यह भी कहना था कि जो कोर्ट रूम होता है वो कानून के आधार पर, तथ्य के आधार पर फैसला सुनाता है, जन भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं सुनाता है। तो इस बीच जिस तरीके से फांसी की सजा यहां पर आरोपियों को दी गई थी, उस फैसले को पलट दिया गया और इन्हें रिहाई दी गई, यानी कि आरोपियों को रिहाई दी गई है। अब इस बीच देखना दिलचस्प यहां पर यह रहेगा कि किस तरीके से राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती राज्य सरकार की ओर से दी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर जो आरोपी पक्ष है वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए नजर आएगा, वो भी देखना दिलचस्प होगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य जी जुड़े हैं, वीरेंद्र शर्मा जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं हमारे साथ अनिल गोठवाल साहब जुड़े हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत में अनिल गोठवाल जी आपसे ही करना चाहूंगा, बाकी अपने हमारे पॉलिटिकल गेस्ट हैं उनके पास बाद में जाऊंगा मैं। अनिल जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी जहां राज्य सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन वहीं जिस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला आया है, पुराने फैसले को पलट कर रख दिया गया है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, 13 मई 2008 पूरे जयपुर वासियों को ही नहीं, पूरे इंडिया के अंदर याद रखा जाएगा। एक सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, 8 जगह एक साथ बम बटे थे, 71 जने जिसमें मारे गए हों, 185 जने घायल हुए हों और चित्कार मच गया था। ये एक ऐसी दुर्लभतम घटना थी, गंभीर घटना थी, आतंकवादी घटना थी। उसका जो ही संज्ञान लिया पुलिस ने, स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के बाद में चूंकि आतंककारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ ये केस बनता था, तो एटीएस को इसमें शामिल किया गया। एटीएस ने जांच शुरू करी। स्थानीय पुलिस और एटीएस दोनों ने इसकी जांच करके और अपराधियों को पकड़ा। अपराधियों को 4 माह बाद में जो दिल्ली के अंदर अपराधी पकड़े गए, वहां एक क्लू मिला, एक साक्ष्य एकत्रित किया और उसके बाद में इनको नॉमिनेट किया और उसके बाद में इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। हाँ, माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ बिंदु उठाए हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 20,000 प्रश्नों की जो माननीय प्रोसिक्यूटर है रेखा मदनानी ने, उन्होंने गंभीर पैरवी करते हुए और मृत्युदंड तक की सजा का जो सेशंस न्यायालय उन्होंने दी है। ऐसा परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार के ऊपर न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया था। अब अपराधियों ने अपनी अपील की। अपील के अंदर इन्होंने कुछ बिंदु जो उठाए गए हैं, जैसे ईमेल वाला जिससे हुआ उसका बयान नहीं कराया, आइडेंटिफिकेशन के अंदर पुलिस की मौजूदगी बताई,
कि भाई टिकट नहीं लिए, टिकट यहाँ से और ट्रेन में चले गए। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो कड़ी से कड़ी जोड़ने के अंदर आईओ पूरी अपनी मेहनत, शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ में भी करता है, तो भी कुछ तथ्य ऐसे रह जाते हैं कि वो शायद कलेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार के ऊपर एक माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास प्लस फांसी की सजा दी है। तो इसका मतलब है कि वहां साक्ष्य तो मौजूद है। अब अपील में ये गए और बड़े बड़े वकील लेके आए। मेरा ये मानना है कि जो कमियां, जो मामूली त्रुटियां रही होगी कम्युनिकेशन, उसमें एविडेंस इकट्ठा करने के अंदर, उसी आधार के ऊपर इनका हाईकोर्ट के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष वही बिंदु उठाए। और हमारी पुलिस और प्रोसिक्यूशन की तरफ से मेरा ऐसा मानना है कि वो पूरी पैरवी नहीं की गई, पुख्ता रूप से तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए, सिर्फ एक तरफ की जो उनकी है कार्रवाई उन्हीं की सुन के और न्यायालय द्वारा ऐसा फैसला लिया गया। मैं ये मान के चलता हूं क्योंकि आज भी इन्वेस्टिगेशन 173(8) में पेंडिंग है आज भी। और एक जो बम ब्लास्ट नहीं हुआ था और जो वो मौके से जिंदा बम पकड़ा गया था, उसमें आज भी ये मुलजिम है। मेरा ये मानना है कि 173(8) के अंदर जब पेंडिंग है तो इसके अगर कोई और भी तथ्य शामिल एकत्रित किए जा सकते हैं तो ऐसी एक टीम गठित करके इनके खिलाफ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर पुख्ता पैरवी करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात सही है कि अच्छे वकील, बढ़िया वकील राज्य सरकार की तरफ से पैरवी के अंदर, एसएलपी के अंदर जाएं, तो मेरा ऐसा मानना नहीं है कि बिल्कुल बरी हो जाएंगे। इनके खिलाफ साक्ष्य है और अनुसंधान मतलब किया गया है। अनिल जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, अगर बातों का मोटा तौर पर निचोड़ निकाला जाए तो ये कहना है कि राज्य सरकार की ओर से सही तरीके से उच्च न्यायालय में इस मामले को रखा नहीं गया। राजेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र जी का रुख कर लेते हैं, विपक्ष का रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद सत्ता पक्ष के पास जाएंगे। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से अनिल जी को भी हमने सुना, क्या आपको लगता है ऐसा कि राज्य सरकार की खामी यहां पर रही है जिस वजह से अपराधी जो है वो बरी हुए हैं? वीरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद आप, वीरेंद्र जी, आपका जो डिवाइस है वो म्यूट है, वो प्लीज आप चेक करें, अनम्यूट करें उसे। जी, अब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ वीरेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है जी। अब मुझसे सवाल करें सर, एक बार फिर से सवाल पूछें सर। वीरेंद्र जी की ऑडियो जो हम तक नहीं पहुंच पा रही है शायद कुछ। मुझे आवाज आ गई है अब। जी वीरेंद्र जी, ठीक है, आवाज मिल रही है आपकी। वीरेंद्र जी, सवाल यही था कि जिस तरीके से यहाँ पर अनिल जी ने जिक्र किया है कि राज्य सरकार ने पक्ष सही तरीके से नहीं रखा है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर राज्य सरकार की भी गलती है जिस वजह से जो आरोपी है वो बरी हुए हैं? बिल्कुल मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि एक तो हादसा वो था, आतंकवादी हमला जो 2008 में हुआ, 71 लोगों की जान गई, और मुझे लगता है कि उन 71 लोगों की ये एक आतंकवादी हादसा एक बार फिर, क्योंकि पूरा राजस्थान प्रदेश इस पूरी जो ये जजमेंट आया है हाईकोर्ट का, इससे फिर विचलित और दुखी है। सिर्फ वो 71 परिवार नहीं, पूरा राजस्थान प्रदेश दुखी है, क्योंकि वो जो आतंकवादी हमला था उसने केवल उन 71 परिवारों को आघात नहीं पहुंचाया था, पूरे राजस्थान की जनता दहल गई थी उससे। बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सीरियस कंसर्न्स आए हैं इन्वेस्टिगेशन में, ये बहुत ट्रबलिंग है। एक तो वैसे ही भारतीय न्याय प्रणाली में जो लोग न्याय का इंतजार करने में आज 15 साल बिता दिए, जिन माओं ने, जिन बहनों ने, आज 15 साल बाद भी उनको अगर इतनी निराशा हाथ रखती है तो ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। और जो जांच एजेंसी के जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, क्योंकि अगर आप क्रोनोलॉजी देखें हाईकोर्ट के जजमेंट में, हाईकोर्ट जजेस ने क्लियरली इसको स्पेसिफाई किया है कि इन्वेस्टिगेशन में इतने इमेच्योर और इतने चाइल्डिश लूपहोल्स हैं। मतलब बाटला हाउस एनकाउंटर के समय डिस्क्लोजर हुआ है और उससे पहले ही आपने साइकिल जहां से खरीदी उन दुकानों पे तफ्तीश कर ली। आपने जो जांच एजेंसियों ने साइकिल जहां से खरीदी गई उनके जो बिल पेश किए हैं, उन बिल में काटा पीटी पाई गई है।
जी। आपने जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए, छर्रे की बात करें, अगर आप जांच रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें जो छर्रे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जो एटीएस के अधिकारी हैं, उन्होंने जिन छर्रों का वहां पे कोर्ट में बयान दिया कि छर्रे यहाँ से यूज किए गए, जो इस दिल्ली के जहां से खरीदे गए थे, और जो एक्चुअल में छर्रे वहां पे मिले हैं मौके पे, वो डिफरेंट पाए गए। यानी ये तो मैंने 2-3 गिनाई है, ये 8 से 10 जो जांच एजेंसियों के बड़े लूपहोल्स रहे। मुझे लगता है कि ये प्योर एरर इन लॉ है, और जांच एजेंसियों के अधिकारी ने केवल मात्र इसमें एरर नहीं किया, इन्होंने उन 71 परिवारों के साथ साथ पूरे राजस्थान की प्रदेश जनता के साथ खिलवाड़ किया है जी, और ये कतई स्वीकार्य नहीं है। चलिए ठीक है, अनिल जी का रुख करेंगे, उस पर और विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष का एक रिएक्शन ले लेते हैं। राजेंद्र जी, आपका रुख करूंगा मैं। जिस तरीके से बातें राजेंद्र जी सामने ये भी आ रही हैं अब कि सत्ता पक्ष की ओर से, यानी कि राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट के अंदर पक्ष सही तरीके से नहीं रखा गया, क्या रिएक्शन रहेगा? किस तरीके से आप लोगों ने पक्ष रखा, किस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ रोड मैप? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको इस पूरे मामले के बारे में बताऊं तो 13 मई 2018 को ये सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था जयपुर के अंदर, और पूरा जयपुर शहर दहल गया था। एक साथ 8 जगहों पे सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। और फिर आपको मैं बता दूं कि 20 दिसंबर 2019 को जो विशेष अदालत है, उन्होंने आरोपियों को सजा दी। अब आप सोचिए, आरोपियों को सजा दी, चार्जशीट सबमिट हुई, अनुसंधान हुआ, जांच हुई, और एटीएस ने चार्जशीट सबमिट की। चार्जशीट के आधार पर विशेष अदालत ने सजा दी। अब हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया, इस पे तो मेरे ख्याल से मैं भी टिप्पणी नहीं करूं, या इस पैनल में बैठा कोई भी आदमी टिप्पणी ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि मामला सब जुडिस है। अब आप देखिए, जहां तक सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर एसएलपी या जो भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है, तो वो एक कानूनी प्रक्रिया है। उसके ऊपर जैसा आपने हमारे प्रदेश के डीजीपी उमेश मिश्रा जी का भी स्टेटमेंट सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई हम विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं, उसके बाद में जो भी पैरवी है। अब आप मुझे बात बता दीजिए, चार्जशीट क्या बदली जाती है क्या? मतलब विशेष अदालत में एक चार्जशीट होती है, हाईकोर्ट में भी तो वही एविडेंस रहे होंगे ना। अब नई इन्वेस्टिगेशन के लिए ना तो हाईकोर्ट ने निर्देशित किया। अब आप इसको देखिए ना, हम यहाँ पर, मुझे इस बात का दुर्भाग्य लगता है कि हम आज इस मैटर पर यहाँ पर मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि फैसला हाईकोर्ट ने दिया। विशेष अदालत का फैसला 2019 के अंदर आया था। आप मुझे बता दीजिए, पुलिस के वही अधिकारी थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, उन्होंने ही सजा दिलाई थी। आज आप अगर फैसला, पुलिस वालों ने थोड़ी बदला है, या गृह मंत्रालय ने, राजस्थान सरकार ने थोड़ी बदला, फैसला तो हाईकोर्ट ने बदला है। हाईकोर्ट ना तो किसी सरकार के अधीन आता है, ना किसी बात है, कोर्ट अपने आप में एक स्वतंत्र एजेंसी है। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, हम यहाँ पे ये सब बातें कर रहे हैं और तमाम तरीके का आप बयान सुना रहे हो, लेकिन आप इस चीज को तो देखिए ना, हाईकोर्ट के फैसले पे टिप्पणी करने का अधिकार किसी राजनीतिक दल को है क्या? बिल्कुल। और हाईकोर्ट ने ऐसा ये थोड़ी कहा कि गृह मंत्रालय ने ये किया। अरे हाईकोर्ट ने तो उस चार्जशीट के जो जमा हुई थी उसके अंदर उसके ऊपर किया, लोअर कोर्ट के फैसले पे दिया। तो कोर्ट के फैसले पे कोर्ट ने पलटा। इसमें किसी का कोई लेन देन नहीं है। आप राजनीतिक दल के रूप में किसी सत्ताधारी पार्टी के ऊपर अगर आप सवाल उठा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये पूर्वाग्रह है और ये पूरी तरीके से राजनीतिक। लेकिन राजेंद्र जी, बात यहां पर यह भी है कि अगर हम माननीय हाईकोर्ट को लेकर बात करें, तो हाईकोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो जांच अधिकारी थे, उन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया है। यह विशेष तौर पर हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। जी, यहाँ पे ये मुझे समझ नहीं आ रहा, कांग्रेस की मेरी बात सुनिए, मैंने आपको जैसा शुरू में जिक्र किया, हाईकोर्ट ने तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। इनको चुप करा दो यार, बीच में ये बोल रहे हैं, इनको कह दो कि कृपा करके चुप रहे। अगर आपको पता नहीं है तो चुप रहे कम से कम। मैं जब बोल रहा हूँ, जब आप बोले थे मैं नहीं बोला था बीच में। आप शांति रखिए, जनता जो हमें देख रही है पूरी बात कि आखिर क्या कुछ हुआ है। मतलब यार पूरी की पूरी डिबेट के अंदर रायता बनाने आ जाते हैं। राजेंद्र जी, एक एक करके बात रखते हैं, ठीक है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या कोई भी ऐसी घटना होती है, तो उसमें एनआईए भी इन्वॉल्व होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इन्वॉल्व होती है, पुलिस की भी विशेष दस्ता होता है, एटीएस विशेष दस्ता होता है। आप उसी एटीएस ने लोअर कोर्ट में, जो कि विशेष अदालत थी, उसके अंदर वो तमाम चार्जशीट सबमिट करी। उसी के बेसिस पे आपने जैसा बताया कि किसी को उम्र कैद हुई, किसी को फांसी की सजा हुई। अब वही तो अधिकारी है ना। आज सवाल आप उन पे उठा रहे हैं, जब उन्होंने
मतलब विशेष अदालत में सजा दिलवाई, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आज अगर हाईकोर्ट ने फैसला बदला तो आप प्रश्न लगा रहे हो, जबकि वो तो बेचारे बोलने को भी तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले पे हम कोई टिप्पणी नहीं करता। वही अधिकारी जिनको आप आईओबी कहते हैं, जो वहां के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे या जो चार्जशीट डालने वाले लोग थे, पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी थे, उन्हीं लोगों ने उस फैसले में दिलवाई थी। तो आज हम मतलब इस पे राजनीतिक बहस कर रहे हैं, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बिल्कुल। चलिए एक बार अनिल जी का रुख करते हैं, ठीक है, एक बार अनिल जी का रुख करते हैं। अनिल जी, जिस तरीके से हाईकोर्ट की ओर से इस बात का भी जिक्र किया गया कि जो फैसला निचली अदालत की ओर से यानी कि स्पेशल अदालत की ओर से आया था, वो परिस्थितियों के आधार पर आया था, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जी, वो जज देखिए, जुडिशरी में हायरार्की बिल्कुल सही है सर, लोअर कोर्ट है। वीरेंद्र जी अभी आपके पास नहीं आया, अभी आऊंगा मैं। अनिल जी से एक बार ले लेते हैं राय। अनिल जी, मेरा ये मानना है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी, और जहां तक हमारे जो फांसी की सजा का प्रावधान है उसमें रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट एक उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स दिया है कि अगर ऐसा फांसी की सजा का प्रावधान हो तो उसमें कड़ी से कड़ी, जहां पर शंका नहीं हो, ऐसे प्रावधान शामिल हो तो ही फांसी की सजा दी जाए। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के और उनके कई निर्णयों में इस तरह की बातें आई है। यहाँ पर यह बात जरूर आई है कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य और इतने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 185 घायल हुए और जन भावना इसके अंदर शामिल हुई, तो ऐसी परिस्थिति जन्य साक्ष्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के भी आधार बनाते हुए, ये कोई पहली दफे फांसी परिस्थिति जन्य के साक्ष्यों के आधार पे नहीं दी गई है, इससे पूर्व में भी दी गई है और वो भी सेंटेंस में कायम रही है। मैं ये मान के चलता हूँ, आप उल्टा सोचिए कि अगर ये निचले वाली कोर्ट आज ये इसको बरी कर देती और सेशन हाई कोर्ट उसमें फांसी की सजा दे देती, तो ये तो न्यायालयों का प्रायोरिटी है, उनको अधिकार है, अब इनहेरिटेंट पावर है उनके पास में कि वो उसका विवेचन कैसे करें। इन्वेस्टिगेशन के अनुसंधान के जो तथ्य उनके सामने आए हैं उसको प्रस्तुत करने में राज्य सरकार या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट या लॉ डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं कमी रही है। इसी के आधार के ऊपर ये सारी बातें माननीय हाईकोर्ट ने इसको सामने लाए, उजागर किया। अगर कुछ कमियां हैं तो उसको सुधार भी करना चाहिए। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने कोई गलत बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है। अगर मान लो ये नहीं है तो उनको अपील करने का पावर है, तो ये उसके अंदर आगे भी जाना चाहिए। एक नीचे सेशंस कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, आजीवन कारावास दिया, एक किशोर को किशोर न्यायालय के अंदर किया है, तो कुछ ना कुछ सोच के ही किया है, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार के ऊपर किया है। अब माननीय न्यायालय ऊपर का उसको किस प्रकार देखता है, ये तो देखो अधिकार क्षेत्र है सभी का अपना अपना, मेरा ऐसा मानना है। और कोर्ट को भी है कि मान लो किसी राय से वो डिफरेंस, अपनी ओपिनियन अलग दे सकते हैं, तो ये हमारे संविधान में, कानून में प्रावधान है, इसके लिए कोई नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए। ऐसे कई मामले, ये कोई पहला मामला नहीं हुआ है, ऐसे मामलों में जिसमें फांसी की सजा गई है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी मामले गए हैं पहले भी, इससे पहले। और ये चूंकि गंभीरता में आम जनता से, जनता की भावनाओं से, आतंकवादी गति से, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये काफी गंभीर है और इसको सरकार को उसी तरह गंभीरता से लेना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने एक जरूर टिप्पणी की है कि इन्होंने पैरवी करते समय जो सीनियर वकील है उनको कहीं ये सामने लेके नहीं आए, ये भी एक उसके अंदर कहीं ना कहीं कमेंट्स आया है या अखबारों में मैंने पढ़ा है कि सरकार को, राज्य सरकार को सीनियर वकीलों के साथ में पैरवी करनी चाहिए थी, वो प्रस्तुत नहीं की गई है। इसी कारण से हमारे कोई तथ्य रखने में कहीं ना कहीं कमी रही है। माननीय उच्च न्यायालय को बताने के लिए कई तथ्य रह गए हैं, उसके आधार पे अब इनको जो फैसला दिया उसके आधार पे अपील में जाना चाहिए। और अपील मैं ये ऐसा मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएगी सरकार, और अगर मान लो कोई पॉइंट आउट किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कार्रवाई कुछ कमियां हैं, कुछ बात है तो उसके खिलाफ एक एजेंसी जांच करके एसआईटी गठित करके 173(8) में आज भी पेंडिंग है। अब हमारा केस आज भी इनके खिलाफ अगर कोई और साक्ष्य एकत्रित हो सकते हैं तो उनको रखा जा सकता है। ये कोई ऐसा मेरे हिसाब से लेकिन गंभीर मसला है। राज्य सरकार को सतर्क होकर अब आइंदा के लिए तो कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन अनिल जी इस बीच एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आप खुद जो है सिस्टम रहे, आपने भी काफी करीब से इस पूरे केस को देखा, कि आपको लगता है कि जिस तरीके से जो कमेंट किया गया है हाईकोर्ट की ओर से कि जो सबूत हैं वो सही तरीके से पेश नहीं किए गए हैं, जांच सही तरीके से नहीं की गई, कि आपको ऐसा लगता है कि जांच सही तरीके से नहीं हुई है, यहाँ पर जांच अधिकारियों की भी गलती है जिस वजह से ये आरोपी बरी हुए हैं? देखिए, मैं अनुसंधान अधिकारी होता तो मैं उसमें सबसे पहले मौके पे साइकिल जब्त हुई तो अनुसंधान अधिकारी का काम है कि भाई ये साइकिल कहां से आई है, कहां से आई है। तो साइकिल के बारे के अंदर न्यायालय को तथ्य सही तरीके से अवगत नहीं कराए तो जांच के अंदर वो जाएगा तो सही, पता भी लगाएगा कि ये साइकिल कैसे आई, साइकिल में बम विस्फोट हुआ है। तो कोई भी अधिकारी होगा, एक लेवेन एक किसी को भी छोटे से छोटे, तो साइकिल के बारे के अंदर उन्होंने जो कड़ी से कड़ी जोड़ने की है वो उसमें प्रस्तुत करने के अंदर कमी रखी है। मान लो एक ईमेल करने वाला जहां जिस उससे ईमेल की गई है वो गवाह के रूप में प्रस्तुत हुआ नहीं हुआ, ये एक तथ्य है। उन्होंने कहा आइडेंटिफिकेशन दूषित हुआ है कि भाई पुलिस की प्रेजेंस के अंदर आइडेंटिफिकेशन हुआ है, तो ये एक जो तथ्य है इसको रखा जा सकता था, बचाया जा सकता था कि नहीं हो सकता। जेल में पुलिस जाती है या नहीं जाती है, उस समय क्या एविडेंस थी। तो ये आरोपी पक्ष तो अपने सारे रखेगा, लेकिन उसको प्रस्तुत करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष क्या पैरवी की गई है, यही कमी है। क्योंकि निचली अदालत ने तो फांसी की सजा दी है, ऊपर की अदालत के अंदर इसको सीरियसली पुलिस विभाग ने, राज्य सरकार ने, लॉ डिपार्टमेंट ने या प्रोसिक्यूशन ने नहीं लिया। इस कारण से ये सारी बातें उजागर। अनिल जी, जो बात आप कह रहे हैं काफी बड़ी बात है, स्वाभाविक है। अनिल जी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं अपने आप में एक बड़ी बात है, इस पर रिएक्शन राजेंद्र जी से बात लेते हैं। राजेंद्र जी, आप जिस तरीके से आपने पहले कहा कि कोर्ट की ओर से, माननीय हाई कोर्ट की ओर से फैसला सामने आया, उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, फैसले पर हमें टिप्पणी नहीं है, लेकिन राजेंद्र जी जिस तरीके से अनिल जी जिक्र कर रहे हैं कि वरिष्ठ वकीलों को सरकार की ओर से नहीं लगाया गया, तो यहां पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार की कमी भी तो है। उस कमी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ताकि जब आप लोग या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए तो ऐसी कमी ना हो, या आरोपी बचने ना पाए, क्योंकि जाहिर तौर पर आपको भी पता है कि दर्जनों भर परिवार जो हैं उनमें किस तरीके से उस वक्त का दृश्य था, किस तरीके से लोगों की मौत हुई है। देखिए अभिषेक जी, आपको पता है भारत का जो हमारा कानून तंत्र है किस तरीके से चलता है, कैसे सजा होती है, कैसे फैसले सुनाए जाते हैं, कन्विक्शन की बात हो चाहे सेंटेंस की बात हो। अब आपके विशेष अदालत ने जो फैसला दिया, अनुसंधान हुआ, गिरफ्तारी हुई, जांच हुई, चार्जशीट फाइल हुई, उसके बाद में सजा सुनाई गई। आप सोचिए, अब वही एविडेंस थे, वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वही जांच हुई और वही, और फिर मैं आपको बता दूं हाईकोर्ट ने कहीं पे भी गृह मंत्रालय को या एटीएस को ये नहीं कहा कि आप दोबारा जांच करके ये मतलब दीजिए। आप एक बात बताइए कि जो चार्जशीट सबमिटेड है वो चार्जशीट थोड़ी बदली है, चार्जशीट तो वही है जो विशेष अदालत के सामने थी। और आज आप, अगर हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं भाई, आज इसमें उलट समझिए कि मान लो विशेष अदालत ने इनको छोड़ दिया होता या इनको सजा नहीं सुनाई होती हाईकोर्ट में, तब तो मामला समझ में आता है कि फिर वो नए सिरे से एविडेंस, चार्जशीट और पूरी इन्वेस्टिगेशन होकर फिर वो रखा जाता। यहाँ तो मामला पहले से लोअर मतलब जो विशेष अदालत है उसने उनको सजा सुनाई, उसी सजा के ऊपर उन्होंने अपील की जो कि आरोपी पक्ष था। अब आप बताइए, उसके अंदर राज्य सरकार ने तो वही जो एविडेंस थे जो विशेष अदालत के सामने थे वही एविडेंस, चलिए ठीक है, लेकिन राजेंद्र जी सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर किस तरीके से तैयारी है? सरकार की तरफ से डबल सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर किस तरीके से तैयारी है?
नहीं, निश्चित रूप से देखिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जो कोर्ट के मामले होते हैं या न्यायपालिका के मामले होते हैं, उसके ऊपर हम लोगों को इस तरीके से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से, और फिर आपको पता है, चलिए बिल्कुल राजेंद्र जी, जो भी कोर्ट के फैसले आते हैं उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ इस बीच उम्मीद हम भी यही करते हैं, प्रदेश जनता भी यही करती है कि जब सुप्रीम कोर्ट का रुख प्रदेश सरकार करेगी तो मजबूती के साथ करे, क्योंकि जो आरोपी हैं उनको फांसी के फंदे पर लटकना देखना चाहती है प्रदेश की जनता। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, अनिल जी, आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज राजस्थान को देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।